जैन किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो और भी मजबूत हो रही होगी, है ना। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वीट को पढ़ेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है इस वीडियो में कवर हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन शुरू करते हैं। वीट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ सीरियल, क्या कहते हैं इसे, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है। और जो वर्ड सीरियल है ये डिराइव हुआ है रोमन वर्ड के सिरस से, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। वीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो वीट का रैंकिंग की बात करते हैं तो लीडिंग जो क्रॉप है वो वीट है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी बॉटनी की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली की बात करें तो पोएसिकेमनी इसकी फैमिली है। और ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। क्या है इसका ओरिजिन प्लेस, साउथ वेस्ट एशिया। और राइस का क्या है, तो राइस का है साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो कैरोप्सिस फ्रूट टाइप है। इन्फ्लोरेंस की बात करें तो स्पाइक इसका इन्फ्लोरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसको पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, वीट में जो है स्पॉन्जी प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्लूटिन कहते हैं। और इसी वजह से जो आप देखते हो, जो आपकी रोटी होती है वो फूलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन, यानी ग्लूटिन प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से आप देखते हैं जो रोटी है वो फूलती है, ठीक है। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटिन प्रोटीन जो है वो देखने को मिलती है हमारे वीट में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो ग्लूटिन प्रोटीन है वो नियासिन और थायमिन कंटेंट उसमें अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो रिच इन थायमिन एंड नियासिन, थायमिन और नियासिन जो है ग्लूटिन में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ पर्लिंग इंडेक्स। पर्लिंग इंडेक्स क्या है और ये वीट से क्यों रिलेटेड है। तो पर्लिंग इंडेक्स बेसिकली बताता है, डिटरमाइन करता है द हार्डनेस ऑफ ग्रेन, कि ग्रेन हमारा कितना ज़्यादा हार्ड है। ग्रेन जो होता है, जो वीट का आप ग्रेन तो देखे ही हो ना, तो वीट का जो ग्रेन है वो कितना हार्ड है, तो उसका हार्डनेस जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं पर्लिंग इंडेक्स से। यही होता है हमारा पर्लिंग इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए। और ये पर्लिंग इंडेक्स जो है वो हार्डनेस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर मतलब हायर अगर वैल्यू होगी पर्लिंग इंडेक्स की, अगर वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हार्डनेस कम होगा। और पर्लिंग इंडेक्स की अगर वैल्यू कम होगी तो हार्डनेस ज़्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कैसा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर। साथ ही साथ जो हमारा वीट की क्रॉप है, यानी जो गेहूँ की फसल है, उसमें सरसों के साथ इसकी इंटर क्रॉपिंग करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, अगर आपके यहाँ वीट का कल्टिवेशन होता है तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो 9 रो जो है लगाते हैं हम वीट की और 1 रो लगाते हैं मस्टर्ड की, ठीक है। और मस्टर्ड का, इंडियन मस्टर्ड को क्या कहते हैं, इंडियन मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम जो है वो है ब्रासिका जेनेसिया। क्या है, ब्रासिका जेनेसिया जो है बोटेनिकल नेम है इंडियन मस्टर्ड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेस्ट वेट की बात करते हैं तो इसका जो टेस्ट वेट है वो 40 ग्राम देखने को मिलता है वीट का। और वहीं पे फ्लोरेस माइनर की अगर बात करते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस वजह से बताया जा रहा है यहाँ पे। तो फ्लोरेस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम होता है, जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूं का मामा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस इन वीट। वीट में डॉर्फनेस के लिए कौन सा जीन है जो रिलेटेड है, तो नूरिन 10। कौन सा जीन है, नूरिन 10 है, जो कि एक जापानीज़ वैरायटी है। और इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में डॉक्टर एनी बॉरलॉग के द्वारा 1960 में एट मैक्सिको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है नूरिन 10 जो जीन है, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था डॉक्टर एनी बॉरलॉग के द्वारा, इसको आइसोलेट किया गया था मैक्सिको में 1960 में। तो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कैसी वैरायटी है नूरिन 10, तो एक जापानीज़ वैरायटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में। आपको मैं बता दूं कि एक टाइम ऐसा था आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमारे देश में खाने के लिए, आज तो मतलब फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी है ना, बट एक टाइम ऐसा था जो मतलब इतना हम लोगों के पास खाद्यान्न था ही नहीं कि हम पूरी भारत की जनता को जो है फूड ग्रेन उपलब्ध करा पाएँ, उनको भोजन दिला पाएँ। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिनको आज के वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, ठीक है। तो वो कहने में केवल आसान है, ठीक है, जब आप किसी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ वैरायटीज़ है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। और वो वैरायटीज़ कैसी हैं, तो वैरायटीज़ जो थी वो डॉर्फ व्हीट वैरायटीज़ थी, फोटो इंसेंसिटिव एंड हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटीज़ थी, जो इंट्रोड्यूस की गई थी
इंडिया में 1963 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और वो वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी वैरायटी हैं। तो लरमा रोजो है, सोनारा 63 है, सोनारा 64 है, सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा रोजो और मायो 64 एंड मायो 64। ठीक है, तो कौन कौन सी है, लरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64 और मायो 64, ये वैराइटीज़ हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये वैरायटी जो है 1963 में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये हाई यील्डिंग वैराइटीज़ थी। ठीक है, हाई यील्डिंग डॉर्फ वैराइटीज़ थी। हाई यील्डिंग तो थी, साथ में फोटो इंसेंसिटिव थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं वीट के, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है दोस्त। ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट भी तो देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीसीज़ के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन ब्रेड वीट की, जिसको क्या कहते हैं, मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है ट्रेटिकम एस्टिवम, इसी की मैं बात कर रहा था। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 42 क्रोमोसोम नंबर होता है। और ये हेक्सापोलाइड स्पीसीज़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है क्रोमोसोम नंबर के पॉइंट में, कि वीट का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है। तो 2n = 6x = 42। और जब 6x से आप 42 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो 7 इज़ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ वीट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम बात कर रहे थे कॉमन ब्रेड वीट की, जिसको मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। कि कितना % एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो 87% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज़ गुड फॉर चपाती मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये वैरायटी जो है इसी को यही स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एनी बॉरलॉग ने मैक्सिको से, इस वजह से इसको मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरम वीट। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा है ड्यूरम वीट, जिसको हम मैक्रोनी वीट भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्यूरम वीट को हम मैक्रोनी वीट भी कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, जिसको हम मैक्रोनी वीट कहते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम है। ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम, ये एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 28 है। कितना है क्रोमोसोम नंबर, 28 है। तो 28 सॉरी नॉट 2n है। ठीक है, 2n = 4x = 28। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 2n, ठीक है, 2n जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, तो 2n = 4x = 28। तो क्रोमोसोम नंबर इसका 28 होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर सूजी एंड सेवइयाँ प्रिपरेशन, तो सेवई प्रिपरेशन के लिए और सूजी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कितना % एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो ये 12% एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी वैराइटीज़ भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो ड्यूरम वीट की जो वैराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जयराज है और क्या है, मालाविका है। क्या है, जयराज है और मालाविका है। जयराज और मालाविका और जयराज जिसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है। किसकी वैरायटी है, ट्रिटिकम ड्यूरम की वैरायटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एमर वीट। क्या है हमारा, एमर वीट, जिसको ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। और ये भी एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज़ है। ये 1% एरिया ऑक्यूपाई करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो साउथ इंडियन डिश में यूज़ किया जाता है और उपमा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। किस वजह से इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है उपमा बनाने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th क्लासिफिकेशन जो है हमारा, उसमें डिप्लॉयड स्पीसीज़ है। और डिप्लॉयड स्पीसीज़ 2 हैं, जिनका क्रोमोसोम नंबर 14 है। पहला है ट्रिटिकम मोनोकोकम और दूसरा है ट्रिटिकम एजिप्लॉयड। ठीक है, क्या है, ट्रिटिकम एजिलोप्लॉयड। क्या है, एजिलोप्लॉयड। ठीक है, तो ट्रिटिकम एजिलोप्लॉयड और ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये 2 वैरायटी हैं, 2 डिप्लॉयड स्पीसीज़ हैं, जिनका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 14 होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, इतने कम समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट आपको कोई नहीं दे सकता है अभी तक यूट्यूब पे, मैंने भी देखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही सेशन चलाते रहेंगे दोस्त, और आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल उसके बाद इरिगेशन स्टेजेस की हम बात करने वाले हैं। तो कितनी इरिगेशन स्टेजेस हैं वीट में और किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू RBL भारद्वाज। तो RBL भारद्वाज के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ेंगे इरिगेशन स्टेजेस।
तो सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, आपसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो इरिगेशन की है वो है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या है? क्राउन रूट इनिशिएशन जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वीट की, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कितने दिन बाद आती है? तो 21 डे आफ्टर सोइंग, तो 21 दिन आफ्टर सोइंग के बाद सीआरआई स्टेज आती है। दूसरी स्टेज जो हमारी है टिलरिंग स्टेज है, और ये कितने दिन की बाद आती है? तो आपको सब में क्या करना है? 20-20 दिन ऐड करना है, तो 21 डेज प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग जो है आती है टिलरिंग स्टेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी ज्वाइंटिंग स्टेज, जो आती है 60 से 65, फिर आपको 20 ऐड करना है तो 60 से 65 हो जाएगा। कौन सी आती है ये? ज्वाइंटिंग स्टेज। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको फिर 20 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग जो है फ्लावरिंग स्टेज है। एंड इसके बाद मिल्किंग स्टेज है, तो मिल्किंग स्टेज जो है 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग जो है। उसके बाद डफ स्टेज है, और डफ स्टेज जो है 115 से 120 डे आफ्टर सोइंग है। तो सब में आपको क्या करना है? सब में आपको 20-20 ऐड करते जाना है, तो सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 इरिगेशन स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू आरबीएल भारद्वाज। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज की अगर बात करें तो क्राउन रूट इनिशिएशन जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। अब डफ स्टेज क्या है इसमें से, ये आपको पता होना चाहिए। तो डफ स्टेज मतलब ऐसी स्टेज है जो हमारा जो मिल्क फ्लूइड होता है, आप देखते हो जो हमारा वीट है, वीट के खेत में जब आप जाते हो, जब पका हुआ नहीं होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले स्टैंडिंग क्रॉप में जब आप देते हो, जब थोड़ा सा मैच्योरिटी के मतलब 10-15-20 दिन पहले अगर आप जब जाके उसको देखते हो, तो जब आप उसको प्रेस करते हो, जब कच्चा रहता है गेहूँ, तो आप देखते हो उसमें जो है मिल्किश जो है फ्लूइड निकलता है। ठीक है, तो वो मिल्क फ्लूइड जो है वो जब हार्डन हो जाता है तो ऐसी स्टेज को हम डफ स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी स्टेज को हम डफ स्टेज कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डफ स्टेज की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इट रिफर्स टू द व्हेन मिल्क फ्लूइड इन व्हीट टर्न्स हार्डन, जब मिल्क फ्लूइड जो है हार्डन हो जाता है तो उसे हम डफ स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो जो वीट है हमारा वो C3 प्लांट है। मेज कैसा था? मेज जो है C4 प्लांट था, और इंटरमीडिएट डे लेंथ उसको चाहिए होता है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट था, हम ये बोल सकते हैं डे न्यूट्रल प्लांट है, और C4 प्लांट था मक्का। ये क्या है? ये एक C3 प्लांट है एंड लॉन्ग डे प्लांट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कूल एंड मॉइस्ट इसको क्लाइमेट चाहिए होता है ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कूल एंड मॉइस्ट, ठीक है, कूल चाहिए होता है, ठंडा और हल्का सा नमी हो, ऐसा टाइम चाहिए होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और उसके बाद वार्म एंड ड्राई जो है वेदर चाहिए होता है इसको ग्रेन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और वैरायटीज़ को हम जो है कैटेगरीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल जीन वैरायटीज़, और उसके बाद डबल जीन वैरायटीज़, और उसके बाद ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटीज़। तो सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ सबसे पहले बात करें तो कौन कौन सी है सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ में? लरमा रोजो 64A, लरमा रोजो 64A, सुजाता गिरिजा लरमा रोजो 64A। ठीक है, उसके बाद सोनालिका, क्या है? सोनालिका। तो सोनालिका गिरजा और सुजाता, सोनालिका गिरजा और सुजाता, और लरमा रोजो 64A। तो लरमा रोजो 64A, सुजाता, गिरजा और सोनालिका सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ हैं। क्या है? सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटीज़। फिर एक बार आप मेरे साथ काउंट करिए, रिपीट करिए। लरमा रोजो 64A, सुजाता, गिरजा और सोनालिका। ठीक है, तो ये देखो, ये सेशन आपको याद कराना है, आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा दोस्तों, बट याद कराने की जो गारंटी कौन लेगा? ठीक है, तो मैं लूँगा, आपका अपना भाई लेगा। ठीक है, उसके बाद डबल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो डबल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये है हमारी कल्याण सोना है, सोनारा 64 है, छोटी लरमा है। कल्याण सोना है, सोनारा 64 है, और छोटी लरमा जो है वो डबल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और साथ ही साथ एक और इसमें वैरायटी है HD 2329। ठीक है, तो HD 2329, और एक और वैरायटी है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और आप लोग हो सकता है इस बार मैंने उसकी खेती की थी, HD 2967 की। ठीक है, तो मैंने लगाया था और अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिला है। IRI से डेवलप वैरायटी है HD 2967, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये है आपका लाल बादशाह है और हीरा मोती लाल बादशाह क्या है? ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटीज़। ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ कौन सी है? हीरा मोती लाल बादशाह।
नेक्स्ट है म्यूटेंट वैराइटीज़, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है म्यूटेंट वैराइटीज़ वीट की। तो म्यूटेंट वैराइटीज़ कौन सी हैं वीट की? तो म्यूटेंट वैरायटी है सरबती सोनारा और पूसा लरमा। सरबती सोनारा, पूसा लरमा, सरबती सोनारा, पूसा लरमा, सरबती सोनारा, पूसा लरमा, सरबती सोनारा, पूसा लरमा। ठीक है, ये जो है म्यूटेंट वैराइटीज़ हैं वीट की, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बीज दर की बात कर लेते हैं। तो गेहूं का जो बीज दर होता है वो 100 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 100 kg पर हेक्टेयर होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब करते हैं, और लेट जब सोइंग करते हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर होता है। वहीं से अगर डिबलिंग मेथड से बात करें तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर होता है। डिबलिंग से कितना होता है? तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर जो होता है वो डिबलिंग से होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं और अब कुछ ही पॉइंट रह गए हैं। स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्पेसिंग होता है वो 22.5 × 10 जो है इसकी स्पेसिंग है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। डेप्थ ऑफ सोइंग जो है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इसकी जो डेप्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो डेप्थ होती है वो डिपेंड होती है लेंथ ऑफ द कोलिप्टाइल। कोलिप्टाइल की लेंथ पे जो आती है वीट की जो डेप्थ है वो डिपेंड होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सोइंग डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग, ये आपको पता होना चाहिए। और सोइंग मेथड जो है, बहुत सारे सोइंग मेथड्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सिंपल है, उसके बाद कुछ और भी है। जैसे एक बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है, बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिहाइंड द प्लॉ मेथड। ठीक है, बिहाइंड द प्लॉ, जब आप जुताई करते हो तो साथ में उसमें प्लॉ के पास ही जो है बीज बोने का एक फनल लगाते हैं और एक हाथ से कहते हैं, हाथ से जो है बोइंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हाथ से जो है कर रहे हैं तो उसे केरा मेथड कहते हैं, और पूरा मेथड कहते हैं जब फनल लगा के जो है वीट ग्रेन की सोइंग करते हैं। ठीक है, जब वीट की हम सोइंग करते हैं और ग्रेन जो होता है फनल में रहता है, फनल के थ्रू सोइंग की जाती है बिहाइंड द प्लॉ, प्लॉ के पीछे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पूरा। ठीक है, तो केरा हाथ के साथ जब करते हैं सोइंग तो उसे केरा कहते हैं, और जब फनल के साथ करते हैं तो उसे पूरा मेथड कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है न्यू मेथड ऑफ वीट सोइंग, जो है एक है FIRB, जो है फरो इरीगेटेड रेस्ड बेड मेथड जो है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है और मॉडर्न मेथड है वीट के सोइंग का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइज़र डोजेस की बात करते हैं तो 120-60-40, 120-60-40, 120-60-40 kg पर हेक्टेयर NPK जो है फर्टिलाइज़र डोज जो है हम यूज़ करते हैं वीट में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो वीट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लगते भी हैं? तो सबसे पहला है फेल्रिस माइनर, उसके बाद अवीना फचुआ। अवीना फचुआ को क्या कहते हैं? जंगली जई कहते हैं। फेल्रिस माइनर को आइसोप्रोटोनार से इसका क्या किया जाता है? हर्बिसाइड इसमें यूज किया जाता है, बट इसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंसी जो है वो डेवलप हो गई है, और इसको रिपोर्ट किया था मलिक साहब ने। ठीक है, आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, RK मलिक आई थिंक है, उन्हें रिपोर्ट किया था। आई एम नॉट कन्फर्म, प्लीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, और ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंसी डेवलप हो गई, तो अब इसके आइसोप्रोटोनान की जगह अब सल्फोसल्फुरान का यूज़ किया जाता है। तो ये भी अब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है जो पूछा जाता है। साथ ही साथ चिनोपोडियम एल्बम लगता है, और मेरी लोटस स्पीसीज जो है इसमें वीड्स देखने को मिलते हैं। और एक ऑब्जेक्शनल वीड, अगर ऑब्जेक्शनल वीड की अगर बात करें जो वीट में लगता है, तो वो है कॉन्वोल्स आर्वेंसिस, कॉन्वोल्स आर्वेंसिस। ठीक है, कॉन्वोल्स आर्वेंसिस। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्शनल वीड। और आप देखते हो ग्रेन फॉर्मेशन में जो जिग जैक एक्सिस देखने को मिलता है वीट में, वीट के फोर्सेंस में आप देखोगे तो जिग जैक एक्सिस जो देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेचिस कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीट। आई थिंक वीट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट थे मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर मुझे पॉइंट्स मिलेंगे तो एक और सेशन ले लेंगे वीट का और उसमें ख़त्म कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीट। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है दोस्त। ठीक है, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।